नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका स्वागत करता हूँ उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम और आप एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने एक लंबा समय अध्ययन अध्यापन को दिया। विगत 10 वर्षों से वो आर्य महिला पीजी कॉलेज बनारस, जो कि हिंदू विश्वविद्यालय का कॉलेज है, वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ विगत 15 वर्षों से भारत की एक विशिष्ट जनजाति थारू जनजाति पर इनका शोध कार्य है, अनवरत शोध कार्य चल रहा है। और उस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं और साथ ही साथ हम रूबरू होंगे उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक से, और वो पुस्तक है थारू जनजाति समाज एवं संस्कृति। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेश सिंह सर का, जो कि अपनी इस पुस्तक के साथ हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। आज हम और आप जानेंगे कि उस पुस्तक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और श्रोताओं को, जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनको क्या ऐसी चीज़ इस पुस्तक के माध्यम से मिल सकती है। और जैसा कि इतिहास के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इतिहास के जो शोध है वो विभिन्न अवधारणाओं से, विभिन्न संदर्भों से किए जा रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो कि मैं सर से पूछना चाहूँगा। और ऐसी आशा करता हूँ कि बहुत सारे श्रोताओं के, बहुत सारे जो इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग हैं, उनके मन में भी जो सबसे पहला प्रश्न आएगा वो यही होना चाहिए। तो वो प्रश्न है कि सर, ऐसी क्या ज़रूरत है कि जनजातियों का अध्ययन हमें करना चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है जनजातियों के अध्ययन के संदर्भ में, सर? धन्यवाद डॉक्टर अमित सिंह जी। जैसा कि आपने पूछा कि जनजाति शोध की वर्तमान में जो प्रासंगिकता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आज के समय, वर्तमान समय में जो अपने समाज को देख रहे हैं, मुख्य धारा के समाज को, और एक जनजाति समाज जो एक आदिम परंपराओं का निर्वहन करता है, वो मुख्य धारा के समाज से उसका जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। इस जुड़ाव के कारण उनकी जो मुख्य सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं। तो इसे हमें देखना पड़ेगा कि इस जनजातीय समाज की उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको किस प्रकार से खोजा जाए। और उनकी विशेषताओं को खोजने के लिए जैसा कि हम देखते हैं जनजातीय समाज में उनकी विशेषताएं मौखिक परंपराओं या किंवदंतियों या उनकी ऐतिहासिक स्मृतियों में समाहित होती हैं। तो इस जनजातीय समाज के अध्ययन के लिए हमें आवश्यक है कि उनकी स्मृतियों में जो ज्ञान समाहित है उसको खोजना आवश्यक है। जी सर। इसके बाद एक और प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में आ रहा है, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, और जब वो जनजातियों का अध्ययन करने जाएगा तो वो सबसे पहले अपना होमवर्क करेगा, फ्रेमवर्क करेगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कैसे आपने इस क्षेत्र में शोध कार्य की शुरुआत की, और आपको ऐसा क्या अपीलिंग लगा इस क्षेत्र के संदर्भ में आपको? जैसे कि अक्सर शोध के संदर्भ में देखा जाता है कि लोग किसी विशेष विषय पर शोध करते हैं और उसके पीछे उनके एक अपनी माइंडसेट होता है, एक अवधारणा होती है। तो आपकी ऐसी क्या अवधारणाएं, क्या ऐसे संदर्भ थे जिसकी वजह से आपने इस क्षेत्र में शोध करने के लिए इस क्षेत्र को चुना? हाँ, जैसा कि उसमें मैं बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब मैंने अपना शोध कार्य प्रारंभ किया, जो कि मेरा एक शोध कार्य विशिष्ट जनजाति थारू जनजाति पर था। और इस थारू जनजाति पर जब मैंने शोध कार्य किया तो इसकी जो मौखिक परंपराएं, जो कि हमने अभी चर्चा किया था कि इसकी ऐतिहासिक स्मृतियाँ मौखिक परंपराओं में या किंवदंतियों में छुपी हुई हैं, तब हम उस शोध कार्य के दौरान इस संस्कृति का अध्ययन करने के पश्चात ये जानकारी प्राप्त की कि इसकी जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो वर्षों तक, हजारों वर्षों तक चलती रहती धार्मिक परंपराएं, उस पर हमने खोजने की कोशिश की, जिससे कि इनकी समानता सैंधव सभ्यता से दिखाई देती है। इस पर मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। जब हम इस थारू जनजाति पर शोध कार्य कर रहे थे तो इसके बहुत सारे लोगों ने, जिसमें हम कह सकते हैं बुजुर्ग व्यक्तियों ने, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर क्षेत्र से संबंधित थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि वो अपने स्वयं को राजस्थान से संबंधित कर रहे थे, और राजस्थान के महाराणा प्रताप से संबंधित करते हुए उन्होंने बताया कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अब यहाँ पर एक विचार आया हमारे मानव पटल पे कि ये राजस्थान से कैसे संबंधित है। तब हमने इसके लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया, जिसे हम पुरातत्व की विधि, जिसके माध्यम से निर्जातीय पुरातत्व के माध्यम से इसको खोजा हमने। और निर्जातीय पुरातत्व में हम उनके धर्म, संस्कृति, कला और नगर नियोजन, जो उनकी विशिष्ट परंपराएं थी, उसके माध्यम से हमने खोजने की कोशिश की। जब उस पर हमने इस ज्ञान को खोजा, तब ये
कहीं ना कहीं सैंधव संस्कृति से दिखाई देती है। जैसे कि हम धर्म से संबंधित देखते हैं बिरसा पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा, या कला में उनकी कलाकृतियाँ, और साथ ही साथ नगर नियोजन की जो परंपराएं हैं, घर बनाने के परंपराएं हैं, वो सैंधव संस्कृति से उनकी समानता दिखाई देती है। तो ये हम थारू संस्कृति पे, थारू समाज पे अध्ययन करने के दौरान ये एक जानकारी प्राप्त होती है जो जनजाति शोध की एक नई दिशा प्रदान करेगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि एथनो आर्कियोलॉजी निर्जाति पुरातत्व एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा पुरातत्व के साथ जुड़ गई है, जिसके माध्यम से हम जनजातियों का अध्ययन करते हैं और उनको प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं से जोड़कर देखने का कार्य करते हैं। इसके संदर्भ में एक और आगे प्रश्न है हमारा, जो कि श्रोताओं के माध्यम से आ सकता है, और वो प्रश्न ये होगा कि जैसे कि वर्तमान में एक अवधारणा है कि आदिम समाज, आदिवासी जो समाज है, जो जनजातियां हैं, वो मुख्य धारा में नहीं है, बहुत पिछड़ी हुई दिखाई मैं पड़ती इस पे अमित जी आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा मुख्य धारा के समाज से पिछड़ी है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पिछड़ी है। पहले ही आप स्वीकार करते हो या अन्य समाज के व्यक्ति स्वीकार करते हो या शोधार्थी स्वीकार करते हो। जैसा कि इस पर मैं कहना चाहूँगा, मैंने अपने शोध के दौरान जनजाति समाज पे जब शोध किया जी, तब मैं इस पर कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई मुझे। जैसे कह सकते हैं, आपने कहा एक पिछड़ा शब्द यूज किया, तो हम मुख्य धारा से पिछड़े कह सकते हैं, लेकिन एक संदर्भ में इसका एक संदर्भ भौतिक संदर्भ देखा जा सकता है। भौतिक संदर्भ देख सकते हैं, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के रूप में ये पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन दूसरे संदर्भ में ये बिल्कुल पिछड़े नहीं है। जिसको हम देखते हैं सांस्कृतिक पक्ष, उस संदर्भ में इनको पिछड़ा बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसमें कहेंगे कि आज भी वह समाज अपने आप को प्राप्त करना चाहता है, जो मुख्य धारा का समाज है उस सांस्कृतिक पक्ष में जो एक बहुत आगे है, उसे प्राप्त करने की सोचता है जी। तो इस पे ही मैं चर्चा करना चाहूँगा। और तो ऐसे इस पुस्तक में ऐसे किन बातों पर आपने चर्चा की है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके माध्यम से आपने थारू समाज एवं संस्कृति को दर्शाने का कार्य किया है, और कैसे कौन कौन से उदाहरण हैं जिसके माध्यम से आपने बताया है कि थारू जनजाति में किस प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं और ऐसी क्या व्यवस्थाएं चल रही थी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि पिछड़े समाज के बारे में, तो आपने पूछा है कि कौन सी बातें इस पुस्तक में है। तो इस पुस्तक में मैंने इस विस्तृत चर्चा किया है, जो कि सांस्कृतिक रूप से इस समाज के बारे में जो बताया गया है कि बहुत ही आगे है। जैसे कि स्वशासन परंपरा में हम पंचायत व्यवस्था, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था आज़ादी के पश्चात जो दिखाई देती है, अगर हम जनजाति समूह का अध्ययन करते हैं, उस समाज का अध्ययन करते हैं, तो ये वर्षों से चली आ रही है उनकी व्यवस्था। एक सामुदायिक भावना के रूप में एक पंचायत व्यवस्था जो दिखाई देती है, वो एक थारू जनजाति समाज में पहले से चली आ रही है। जैसे हम देखते हैं उनके निर्णय लेने, अगर किसी विवाद हो जाता है, विवाद की परिस्थिति में, या नगर बनाने के, घर बनाने की स्थिति में, इससे कहीं ना कहीं पंचायत का हस्तक्षेप इनका रहता है। ये जो थारू समाज के व्यक्तियों के द्वारा जो पंचायत बनाई गई है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण, जो इसका एक दूसरा पक्ष है, जो हम पर्यावरण संरक्षण, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो चर्चा हो रही है आज के रूप में, धारणीय विकास की चर्चा हम करते हैं, जिसको एक मुख्य धारा का समाज आज भी कह रहा है कि उसे प्राप्त करना चाहिए। जिसके रूप में देखते हैं इस जारा पूजा, जब जारा पूजा, इसमें एक थारू समाज में जारा पूजा की जाती है, ये एक प्रकार से जैविक कृषि के संबंध में बढ़ावा देने के लिए इसका वर्णन मिलता है इस समाज के बारे में। इस पे एक इनके कार्य होते हैं जिसपे कहा जाता है, यदि हम जारा पूजा नहीं करेंगे और जिसमें एक प्रकार से रासायनिक उर्वरक का प्रयोग प्रतिबंधित है, और ये अपने जारा देवता को खुश करने के लिए पूजा करते हैं। तो हमें देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक का प्रतिबंध है, और इसलिए प्रतिबंध किया जाता है कि रासायनिक उर्वरक अगर हम डालेंगे तो जो धरती माँ है, धरती माँ के गर्भ से जो दूध प्राप्त हो रहा है वो अनाज के रूप में हमें प्राप्त होता है। यदि हम उस पर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है धरती माता के खून कर रहे हैं, उसके हम अंत कर रहे हैं। तो ये जारब, हमारे जारब देवता जो थारू समाज से संबंधित हैं, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए ये एक प्रक्रिया है, धार्मिक कृत्य है, जिसके माध्यम से हम प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। ये थारू समाज प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करता है, तो ये दिखाई देता है। दूसरा एक बताना चाहूँगा, इसी में बन्ना पूजा के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, और
30 अगस्त 2020 को मन की बात में उन्होंने बरना पूजा के बारे में विस्तार चर्चा की थी, जो एक प्रकार से 72 घंटे का लॉकडाउन। हम थारू समाज में जब चर्चा करते हैं तो एक प्रकार से प्रकृति को बचाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम इस पुस्तक में किए हैं। अगर अध्ययन करेंगे तो जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हम वन सप्ती माई की पूजा के बारे में इस पर चर्चा किए हैं, जो वनस्पति पूजा के बारे में है। यदि जंगल में कोई भी थारू समाज का व्यक्ति कोई भी औषधि या कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए जाता है तो पहले वह वन सप्ती माई से परमिशन लेता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है कि मुझे अनुमति दे कि आपसे मुझे प्राप्त करना है। और जैसे ही वो लेकर प्राप्त करता है तो वापसी में कुछ भाग, जो वनस्पति का कुछ भाग, वो उसको फिर समर्पित करता है कि जितना मैंने प्राप्त किया उसका कुछ भाग आपको अर्पित करता हूँ। तो एक प्रकार से इनकी परंपराओं में ये समाहित हैं, जो वर्तमान का समाज आज भी प्राप्त करना चाहता है इस तरह की धारणी अवधारणा की प्रक्रिया को। साथ ही हम देखते हैं स्त्री अधिकारिता के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो आज भी औसत लिंगानुपात है, उससे भी अधिक हम इस जनजातीय समाज में लिंगानुपात को देखते हैं, जो पूरे भारत के रूप में देखेंगे। इस पुस्तक से जुड़ी हुई कुछ बातें और हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ा था थारू जनजाति से जुड़ा हुआ। उस लेख के संदर्भ में ये कहा गया था कि थारू जनजाति का जो अस्तित्व है वो महाराणा प्रताप से जोड़ करके उसको देखा जाता है। तो क्या आपने ये सारी भ्रांतियों के संदर्भ में अपनी पुस्तक में कुछ बात रखी है? हाँ, इसके संबंध में इस पुस्तक में मैंने विस्तार चर्चा की है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो एक सामान्य सी जानकारी के अनुसार अगर हम थारू समाज का अध्ययन करते हैं, विशेषकर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये थारू जनजातीय समाज स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज से जोड़ता है और स्वयं महाराणा प्रताप के वंशज जोड़ते हैं 12 राणा गाँव के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जब हमने वहाँ पर अध्ययन किया और पुरातात्विक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हुए जानकारी प्राप्त की तो यह अपनी संस्कृति जो राजस्थान के क्षेत्र से बता रही है और राजस्थान की संस्कृति जो एक परवर्ती सैंधव सभ्यता से इसका जुड़ाव दिखाई देता है, जो इनके कलाकृतियाँ, धर्म, नगर नियोजन और बहुत से विस्तृत क्षेत्रों में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक पे जब आप अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे तो इसके ऐतिहासिकता के बारे में जो भ्रांतियाँ बनी हुई है या साक्ष्य हैं, उस साक्ष्यों को हमने संपूर्ण दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया है। तो इसके अध्ययन के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें। जी 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 सर, धन्यवाद। आपने बहुत बेहतर तरीके से अपने इस पुस्तक के संदर्भ में हमें जानकारियाँ प्रदान की और मैं आशा करता हूँ कि श्रोता जो है इसको पढ़ करके बहुत प्रसन्न होंगे। और सबसे पहले तो मैं आपके इस पुस्तक के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। ये वो पुस्तक है थारू जनजाति समाज एवं संस्कृति। इस पुस्तक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये पुस्तक 10 चैप्टर्स में बटी हुई दिखाई पड़ती है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो जनजातीय समाज के संदर्भ में है। दूसरा जो चैप्टर है वो थारू जनजाति का एक परिचय है। तीसरा जो चैप्टर है इसका वो थारू जनजाति संस्कार एवं सामाजिक जीवन के संदर्भ में है। चौथा चैप्टर है थारू जनजाति धार्मिक जीवन मान्यताएं एवं परंपराओं के संदर्भ में है। पांचवा जो चैप्टर है वो थारू जनजाति आर्थिक जीवन एवं आहार संस्कृति के संदर्भ में है। इसके बाद थारू जनजाति स्वशासन इसका 6वां चैप्टर है। इसके बाद 7वां जो चैप्टर है वो थारू जनजाति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। 8वां चैप्टर प्रकृति के संरक्षक थारू समाज हैं। वहीं 9वां चैप्टर भ्रांतियाँ एवं वर्तमान परिदृश्य हैं। इसके बाद जो 10वां चैप्टर है इनका वो जनजातीय समाज नवीन संभावनाएं। तो इस तरीके से अगर आप इस पुस्तक में देखें तो थारू समाज से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। जैसा कि सर ने अपने इस साक्षात्कार में भी हमें बताया कि उन्होंने थारू जनजाति की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, समाज में जो भ्रांतियाँ व्याप्त थी उसके संदर्भ में इस पुस्तक में जानकारी दी। सर के द्वारा दिए गए इस पूरे साक्षात्कार से जो हमारा अगर हम एक उसका निचोड़ देखें तो हम ये देखते हैं कि थारू जनजाति भारत की एक ऐसी विशिष्ट जनजाति है जिसके जो लक्षण है, जिसकी जो संस्कृति है वो हमारी पुरातन सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती भी दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ अगर हम इसको और देखें तो मुझे एक इतिहास दार्शनिक की वो बातें याद आती हैं। लाओत्से को अगर आप देखें तो वो व्यक्ति कहता है कि आप जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे
आप उतना ही ज़्यादा नुकसान करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ रहेंगे उतना बेहतर जीवन जिएंगे, और अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप कृत्रिमता की तरफ बढ़ते जाएंगे, और जितना कृत्रिम आवरण आप तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा आप नुकसान करेंगे अपना। तो ये जो थारू जनजाति है, अगर हम इसको विशिष्ट रूप से देखें तो प्रकृति के जुड़ी हुई जनजाति है, प्रकृति के साथ चलने वाली जनजाति है। और सही मायनों में वर्तमान में जो हमारे विभिन्न मुद्दे हैं, जो चाहे वो स्त्री सहभागिता का हो, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नगर पंचायत की समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम थारू जनजाति के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो पुस्तक है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी थारू जनजाति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और मैं डॉक्टर नरेश सर का बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा कि वो इस मंच पर आए और हमारे साथ अपने इन पुस्तक से जुड़ी हुई बातों को उन्होंने साझा किया। और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि ये पुस्तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ज़्यादातर लोगों तक इसकी पहुंच हो, ज़्यादातर लोग इसको पढ़ें और जानें थारू जनजाति के बारे में, और जो भ्रांतियाँ दूर हो जाए। साथ ही साथ एक और बात मैं सर से कहना चाहूँगा कि हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी और भी पुस्तकें आएंगी इस विषय से जुड़ी हुई, जो कि हमें ज्ञान के रूप में, जनजातीय संबंधी ज्ञान के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। और मैं फिर से सर का धन्यवाद दूंगा, सर को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो इस मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर अमित जी। मैं भी आपके इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूं कि उड़ान द फ्लाई इस ऑनलाइन प्लेटफार्म में जो आपने प्रयास किया है, और ये प्रयास बहुत ही ज़्यादा सफल रहे, और एक उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि इस पर जो इस तरह से एकेडमिक कार्य हो रहे हैं वो आपके बहुत सारे सफल रहें। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके यहाँ पर आने पे कि जिस तरह से आपने संवाद किया, इससे हम एक जनजातीय समाज पे जो अध्ययन की नई विचारधारा प्रारंभ होगी, इसके लिए नए शोधार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। आगे भी इस तरह के प्रयास आपके सफल रहें। धन्यवाद सर। एक बात और मैं अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहूँगा कि ये पुस्तक अमेजन में उपलब्ध है। आप अमेजन के माध्यम से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इस पुस्तक की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और फिर मैं वही बात फिर से दोहराना चाहूँगा, उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम और बेहतर चीज़ों के साथ आपके सामने उपस्थित हों, एक बेहतर जानकारी, एक बेहतर एकेडमिक माहौल को यहाँ पे तैयार करें, ताकि आपके लिए ये बहुत लाभदायक हो। धन्यवाद।